हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। मेरा नाम है समता शुक्ला बच्चों, और आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था भोजन के बारे में, कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है। तो इस चैप्टर के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कुछ कंफ्यूजन रह गई होगी तो वो आप जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो क्लियर हो जाएंगी। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मैं देखती हूँ कि कुछ मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, देखते हैं क्या आप वो होमवर्क कर पाए हैं या नहीं, और कितने हद तक आप कर पाए हैं। स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोगों का क्लास 6 का प्रश्नोत्तर स्टार्ट हुआ था। क्लास 6 का प्रश्न उत्तर स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने कल आपसे पूछा था कि कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखिए। प्रश्न था आपका कि कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य हों। जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य हों। तो उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, पहले कुछ पौधों के नाम लिख लेंगे और देखेंगे कि उनका कौन कौन सा भाग हम खा सकते हैं। यानी कि खाने योग्य भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं एडिबल पार्ट। क्या कहते हैं? एडिबल पार्ट। यानी कि जिस पार्ट को आप खा सकते हैं, ईट कर सकते हैं, वो आपका एडिबल पार्ट कहलाता है। तो एक तरफ लिख लेंगे पौधों के नाम, पौधों के नाम, और दूसरी तरफ लिख लेंगे खाने योग्य भाग। सरसों, उसके बाद आपका बच्चों कमल का फूल होता है, जो हमारा नेशनल फ्लावर है कमल का फूल, उसके भी कुछ भाग खाने योग्य होते हैं। और उसके बाद आपका मूली, मूली, फिर आपका है मेथी। डिस्कस करें, आपस में चर्चा करें, क्या इन सभी नामों को आपने सुना है, बहुत बार सुना होगा, है ना, दैनिक जीवन में अपने। चना। सरसों का कौन सा भाग खाने योग्य होता है बच्चों? सरसों का आप क्या खा सकते हैं? एक तो सरसों की पत्तियां खाई जाती हैं। कैसे? उनका साग बना करके खाया जाता है। सरसों का साग मक्के की रोटी के साथ बहुत मशहूर है पंजाब प्रांत में खाने के लिए, है ना। और सरसों का जो बीज होता है, सरसों के जो दाने होते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे सरसों के दाने होते हैं, और उनसे क्या करते हैं बच्चों, उसको तड़का लगाने में यानी छौंकने में कोई भी सब्जी को यूज किया जा सकता है। या उसको जब सरसों के बीज से क्या होता है, उसका तेल भी निकाला जाता है और तेल भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो सरसों की पत्तियां खाने योग्य भाग होती हैं और उसका बीज आपका खाने योग्य भाग होता है। ठीक। कमल का देखेंगे हम बच्चों, कमल का तना सब्जी बना करके खाया जाता है, और कमल का बीज भी खाने में यूज होता है। ठीक। उसके बाद मूली है, तो मूली
जो हम खाते हैं सलाद के रूप में, मूली जो हम खाते हैं, वो मूली क्या है बच्चों? मूली एक प्रकार की जड़ है। तो मूली का हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। और जो जमीन के ऊपर की तरफ निकलती है वो मूली के क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। और मूली के पत्तों का साग बना करके खाया जाता है। और मूली की जड़ को जो है हम रॉ भी खा सकते हैं सलाद के रूप में, या मूली के पराठे बना के भी खाया जा सकता है। मूली के अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी पत्तियां भी साग के रूप में, सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती हैं मूली की। ठीक, उसके बाद आपका आता है बच्चों मेथी। मेथी के छोटे छोटे दाने होते हैं, लाइट येलो कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, और वो लेकिन गोल और स्मूथ, सरसों की तरह मेथी के बीज गोल और स्मूथ नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? थोड़ा सा उनका टेक्सचर थोड़ा सा रफ होता है, थोड़ा सा चौकोर टाइप के दाने होते हैं वो मेथी के दाने। आप घर जाएंगे तो अपनी मदर से आप बोल सकते हैं कि मम्मा मुझे मेथी के दाने आप दिखाइए, आप पहचान लेंगे कि मेथी के दाने कैसे होते हैं। तो ये जो मेथी के बीज होते हैं, ये बच्चों जब सब्जी छौंकी जाती है तो उस समय तड़का लगाने में यूज होता है इनका। और मेथी के बहुत सारे मेडिसिनल पार्ट भी हैं, मतलब मेथी का आप मेडिसिन के रूप में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी मेथी का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। मेथी की पत्तियां जो होती हैं ये साग के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। और मेथी का पराठा वगैरह भी बनता है, पत्तियों को ग्राइंड करके आटे में गूंद के उसका पराठा भी बना के खाया जाता है। फिर चना जो होता है बच्चों, तो चना का बीज खाने योग्य होता है। चना का बीज होता है खाने योग्य। और चने की पत्तियां, यानी चने का साग भी बनता है ना, तो चने की भी पत्तियां खाने योग्य भाग होता है, खाने योग्य भाग होता है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे नोट करते चलेंगे। आशा करती हूँ कमल तक का आपका लिख लिया होगा आपने। अभी मूली, मेथी और चना नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। जिन बच्चों का लिख लिए धीरे धीरे, तब तक हम नीचे का क्वेश्चन लिखते हैं। कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखिए, कुछ ऐसे पौधों के नाम कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनमें क्रमशः, यानी जड़ें, तना, पत्तियां, पुष्प, यानी कि आपका फूल, फिर बीज, और फल खाने योग्य हों, खाने योग्य यानी कि एडिबल हों। क्योंकि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं बच्चों जिसके हर पार्ट को खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आपका उत्तर है कि अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पौधों की जड़ों को खाया जाता है। ठीक, पहला हम देखेंगे कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ें एडिबल पार्ट के रूप में यूज होती हैं, यानी जड़ों को खाया जाता है। फिर आपको देखना है कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनका तना आप खा सकते हैं, कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनका पत्तियों को हम खा सकते हैं। ठीक, कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनके पुष्पों का यानी फूल का सेवन हम करते हैं।
खाने के लिए। ठीक, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके बीजों को हम खाते हैं, बीज यानी कि सीड्स को हम खाते हैं, और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके फलों को हम खाते हैं। मैंने ये आपको घर से करके लाने को बोला था, तो अभी देखते हैं कि कौन से बच्चे ने क्या लिखा है। तो जड़ में हम बात करेंगे बच्चों, जड़ में हम बात करेंगे कि देखिए, आप जब जड़ की बात करें कि जड़ का कौन कौन सा पौधा ऐसा है जिसकी जड़ों को हम खाते हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जियों में कौन सी जड़ है और कौन सा तना है, वो डिफरेंशिएट करना आपको आ गया है। देखो, जो आपका शकरकंद है, यानी कि मीठा आलू कहते हैं बच्चों उसको, या स्वाद में वो मीठा होता है, स्वीट पोटैटो भी कहते हैं उसको इंग्लिश में, वो क्या है आपका शकरकंद। तो शकरकंद की क्या करते हैं, फिर आपका आता है मूली, उसके बाद आपका आता है गाजर, उसके बाद आपका आता है चुकंदर यानी कि बीट रूट, इनकी जड़ों का सेवन किया जाता है। उसके बाद फिर जब तने की बात आती है बच्चों, तो आपका आ गया प्याज। प्याज तने का ही एक रूप है, भूमिगत तना है। प्याज क्या है, एक भूमिगत तना, यानी भूमि के नीचे उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद आलू है आपका, आलू जो है वो बच्चों आपका फल नहीं है, वो एक तना है। ठीक, तो आलू को भी हम सब्जी बना करके खाते हैं, आलू के पोटैटो चिप्स सभी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। फिर आलू से आपका फ्रेंच फ्राइज बनता है, आलू के आपके पापड़ बनते हैं, आलू की भुजिया, सब्जी, आलू के पराठे, आलू से बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। उसके बाद फिर हम बच्चों अदरक, अदरक के तने का ही जो भाग होता है वो हम अदरक की चाय वाय बनाते हैं, या अदरक को मसाले में यूज किया जाता है, या उसके बहुत सारे यूज होते हैं। अदरक का अचार भी बनता है, तो उसका जो तने वाला पार्ट होता है उसको हम खाने में यूज करते हैं। फिर गन्ना यानी शुगर केन, इसका भी तने वाला पार्ट ही खाने में यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पत्तियों की, तो पत्तियों में जैसे जो भी पौधे हैं जिनकी पत्तियां खाने में यूज की जाती हैं बच्चों, उनका ज्यादातर क्या बनाया जाता है, साग बना करके उसको खाया जाता है। तो सब्जी के तौर पे, या उसको अगर उसको आटे में गूंद करके पराठे या रोटी के तौर पे भी उसको खाया जा सकता है। तो आपका पत्तियों में देखो, पालक की पत्ती है, इसको अब ये बहुतायत में यूज होती है खाने के लिए। फिर आपका चौलाई का साग होता है, फिर आपका मेथी का साग होता है बच्चों। अब कितने प्रकार के होते हैं, बथुआ होता है, ठीक। उसके बाद आपका सोया मेथी के साथ ये सोया एक साग होता है ना, सोया मेथी होता है, पालक होता है, चौलाई होता है, बथुआ होता है। देखो, प्याज की पत्तियों को भी सब्जी के तौर पे यूज किया जा सकता है, प्याज को भी सब्जी के तौर पे यूज किया जा सकता है, प्याज की पत्तियों को। प्याज की पत्तियों की भी क्या बनती है बच्चों, सब्जी बनती है। ठीक, तो जो उसका तना है वो प्याज के रूप में यूज होता है, और जब वो कच्ची प्याज होती है तो उसकी पत्तियों को भी आप सब्जी बना करके यूज कर सकते हैं। फिर जब हम पुष्प की बात करते हैं, तो कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनके फूलों को हम खाने में यूज करते हैं। तो आपका हो गया बच्चों फूल गोभी। फूल गोभी क्या है आपका, आप उसको सब्जी की तरह खरीदते हैं, पर क्या है, वो एक पौधे का फूल है, फूल गोभी है आपका। फिर आपका, आपने देखा होगा ग्रीन कलर की गोभी दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोकली कहते हैं, वो बहुत न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है, और वो भी, उसका भी पुष्प यूज किया जाता है खाने के लिए, यानी कि पुष्प ही उसका एडिबल पार्ट होता है। उसके बाद बच्चों कद्दू के बारे में आप सभी ने सुना होगा, कद्दू के जो पीले रंग के फूल होते हैं, तो ये पीले रंग के फूल भी लोग उसको पकौड़ी बना के खाते हैं। कद्दू के फूलों को चावल का घोल बना करके उसमें ऑयल में डीप फ्राई करके उसकी पकौड़ियां बना के खाई जाती है। तो यानी पुष्प जो है वो पकौड़ी के बनाने में यूज हो जाता है, तो कद्दू का पुष्प भी एडिबल पार्ट होता है। उसके बाद बीज,
तो बीज में आपका मटर का बीज आपका खाया जाता है ना। फिर आपका कमल का बीज खाया जाता है। बीज में तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जितने दालें होती हैं सारी बच्चों बीज ही खाया जाता है ना, उन दालों का बीज ही खाने में यूज होता है। पर आपको 4-5 ऑप्शन लिखने हैं जो आप आराम से लिख सकते हैं। फिर आपका आ जाता है मूंगफली, उसके बाद आपका आ जाता है बच्चों सरसों। सरसों के बीज का भी सेवन किया जाता है ना। और बीज की जब हम बात करते हैं तो देखिए जीरा का भी बीज होता है, मेथी का भी बीज होता है, सरसों का बीज होता है, राई का बीज यूज होता है, मेथी का भी बीज यूज होता है, खाने में इस्तेमाल किया जाता है, मेथी का बीज भी यूज होता है ना। उसके बाद फिर आपका और किस चीज का बीज आप यूज करते हैं, चने के बीजों को ही यूज किया जाता है खाने के लिए, मटर के बीजों को ही खाने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका आ जाता है जितनी प्रकार की दालें हैं, तो जब साबुत दालों की बात करते हैं तो वो साबुत दालें भी जो क्या होती हैं, बीज का ही रूप होती हैं। तो यानी कि आप एक मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आप कम से कम अपने आपस में चर्चा करके कम से कम इनको 10-10 एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फल की जब बात आती है बच्चों, तो जितने प्रकार के फल हैं, जैसे आपका केला है वो क्या है, फल है, तो केला का फल वाला भाग खाया जाता है, ठीक। उसके बाद आम का फल खाया जाता है, उसके बाद फिर सेब है आपका, ठीक। और कौन है, सेब है, केला है, आम है, अमरूद है आपका, ठीक है, पपाया है आपका। तो मतलब ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो आपको क्वेश्चन आंसर के तौर पर मैंने लिखवा दिए हैं, लेकिन जब आप घर में अपने बड़ों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे पौधे हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग पार्ट हमें खाने के लिए यूज होते हैं, है ना। तो कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ये पता करना है कि आपके जंतु उत्पाद ज्यादा होते हैं या वनस्पति उत्पाद यानी पौधों से मिलने वाले उत्पाद ज्यादा होते हैं। तो अब बच्चों ये बताइए कि जंतु उत्पादों की लिस्ट लंबी है या वनस्पति उत्पादों की या पौधे से मिलने वाले उत्पादों की लिस्ट लंबी है। आशा करती हूँ आपका जो पौधों से मिलने वाला उत्पाद है उसकी लिस्ट जरूर लंबी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, बीज, फल, ये सब क्या है, ये पौधे के ही बहुत सारे अलग अलग भाग हैं, और हर भाग को किसी न किसी रूप में लोग खाने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए पौधों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हमारे पास जंतुओं से मिलने वाले प्रोडक्ट्स की तुलना में ज्यादा होते हैं। आप सभी को ये चीज पता है। अब उसके बाद बच्चों देखिए, जैसे बीज में आपका मूंग, मूंग की दाल भी बीज के रूप में ही यूज होती है और बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। कहते हैं मूंग की दाल, मूंग का जो साबुत मूंग होती है छिलके वाली, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट लिखना है बच्चों, हम लिख लेंगे आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो उसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहद कैसे बनता है। शहद कैसे बनता है, तो उत्तर लिखेंगे बच्चों। आप सभी ने शहद को चखा होगा कभी न कभी, स्वाद में कैसा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है। लेकिन कभी कभी शहद अलग अलग डिफरेंट टेस्ट का भी होता है। मतलब अब पता मतलब इसको आंसर में लिखते हैं आपकी, चलिए लिखिए कि शहद कैसे बनता है। मधुमक्खियां मधुमक्खियां फूलों से मकरंद
मकरंद किसे कहते हैं बच्चों? मीठे रस को, फूलों के मीठे मीठे रस को हम क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में नेक्टर भी कहते हैं, नेक्टर भी कहते हैं। तो मीठे रस को क्या करती हैं मधुमक्खियां? फूलों से मकरंद या मीठे रस को एकत्रित करती हैं। क्या करती हैं? एकत्रित करती हैं और एकत्रित करने के बाद क्या करती हैं? और इस मीठे रस को, इस मीठे रस को अपने, मधुमक्खियों का आवास क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता ही मधुमक्खियों का आवास होता है। तो इस मीठे रस को अपने छत्ते में भंडारित यानी कि स्टोर करती हैं, भंडारित करती हैं। ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। फूल और उनका मकरंद, आप सभी को पता है कि हर फूल का आने का मौसम होता है, यानी पूरे साल वो फूल नहीं होते हैं। तो स्पेशल जब टाइम होता है फूलों का आने का, तब उस समय ही मधुमक्खियां क्या करती हैं? फूलों के रस को इकट्ठा कर लेती हैं और अपने छत्ते में स्टोर कर लेती हैं। फूल और उनका मकरंद फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध रहते हैं, कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः यानी कि इसलिए अतः मधुमक्खियां मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण करके, इस मकरंद का भंडारण करके, बच्चों इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे, भंडारण करते, ताकि लिखते लिखते ही आपको ये याद भी हो जाएगा। इस मकरंद का भंडारण करके कर लेती हैं, ताकि, क्यों कर लेती हैं भंडारण बच्चों? ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। तो मतलब इतना ज्यादा शहद बन जाता है, तो क्या सारा शहद मधुमक्खियां यूज कर पाती हैं अपने भोजन के लिए? नहीं यूज कर पाती हैं। तो इसलिए उनका भंडारण तो वो कर लेती हैं। फिर उसके बाद हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को मधुमक्खियों द्वारा भंडारित शहद को भोजन के रूप में प्रयोग कर पाते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारा नोट करेंगे।
अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे कि शहद कैसे बनता है। तो मधुमक्खियां फूलों से मीठे रस एकत्रित करती हैं और इस मीठे रस को अपने छत्ते में स्टोर कर लेती हैं। फिर फूल और उनका मकरंद यानी कि नेक्टर वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा स्टोर शहद को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा, मधुमक्खियों को मधुमक्खियां क्यों कहते हैं? कभी आपने सोचा है कि मधुमक्खियों को हम मधुमक्खियां क्यों कहते हैं? इसका एक कारण है बच्चों। मधुमक्खियों को हम मधुमक्खियां इसलिए कहते हैं कि शहद का ही दूसरा नाम मधु भी है। शहद मक्खियां तो नहीं कहते है ना, लेकिन शहद को ही मधु भी कहा जाता है। ठीक, तो इसीलिए शहद इकट्ठा करने वाली मक्खी को हम मधुमक्खी कहते हैं। शहद मधु का दूसरा नाम है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया होगा। अब इसके बाद बच्चों हम लोगों को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी ये वर्गीकरण अगर आपको करने को दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? नेक्स्ट है आपका खाने की आदतों के आधार पर। खाने की आदतों के आधार पे कुछ जंतुओं के नाम मैं लिख रही हूँ और उनको आपको किस वर्ग में आप रखेंगे ये आपके लिए आज का होमवर्क हो जाएगा। आप लिखिए बिल्ली, बिल्ली, फिर आपका हो गया शेर, बाघ, गाय, मनुष्य, उसके बाद आपका तितली, तितली, फिर आपका हो गया तोता, के बाद आपका मधुमक्खी, फिर आपका हो गया हिरन और आपका भेड़िया और कौवा। तो इनका क्या करना है आपको? खाने की आदतों के आधार पे क्या करना है? वर्गीकरण करना है। उपरोक्त सभी का खाने की आदतों के आधार पे, खाने की आदतों के आधार पर वर्गीकरण करना है। आधार पर वर्गीकरण करिए। ठीक, ये आपका प्रश्न है और इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे हिंट मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? एक सारणी बनानी है और उस सारणी में शाकाहारी वाले जंतुओं को शाकाहारी वाली लिस्ट में, मांसाहारी वाले जंतुओं को मांसाहारी वाली लिस्ट में और सर्वाहारी जंतुओं को सर्वाहारी वाली लिस्ट में रखना है। ठीक है, तो खाने की आदतों के आधार पे मैं आपको बताती हूँ कि जंतुओं को 3 वर्गों में रख दिया गया है। पहला होता है शाकाहारी। हिंट मैं आपको बताती हूँ बच्चों और उसके बाद आंसर आपको खुद लिख के लेके आना है। शाकाहारी पहले प्रकार के होते हैं आपके शाकाहारी। ठीक, शाकाहारी ये ऐसे जंतु होते हैं ये ऐसे जंतु होते हैं जो पौधे एवं पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को ग्रहण करते हैं यानी कि खाते हैं। पौधों से प्राप्त
होने वाले उत्पादों को खाते हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो जंतु होते हैं वो आपके कहलाते हैं बच्चों मांसाहारी। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी ये कैसे होते हैं? जो ये मांसाहारी होते हैं ये ऐसे जंतु होते हैं, ये ऐसे जंतु होते हैं ये ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे प्राणियों के मांस को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि खाते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आपका एक हो गया शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। तीसरा क्या होता है बच्चों? तीसरा आपका होता है सर्वाहारी। आपका कौन सा होता है? तीसरा आपका होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी। सर्वाहारी कैसे होते हैं? ये ऐसे जंतु होते हैं ये ऐसे जंतु होते हैं जो जंतु एवं पादप दोनों से मिलने वाले उत्पादों पर मिलने वाले उत्पादों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये था कि उपरोक्त सभी जंतुओं को 3 भागों में वर्गीकृत कीजिए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मैंने आपको इनके बारे में ब्रीफ में बता दिया है कि मांसाहारी किस जंतुओं को मांसाहारी कह सकते हैं, आप किन्हें शाकाहारी कह सकते हैं और किन्हें आप सर्वाहारी कह सकते हैं, उनके खाने की आदतों के आधार पे, मतलब वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो किस प्रकार के जंतु हैं। शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर्स, या मांसाहारी यानी कि कॉर्निवोर्स, या आपका सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोर्स। तो अब ये देखेंगे बच्चों कि ये इस तरह से लिस्ट किस तरह से बनानी है। ये नोट कर लें, बिल्ली, शेर, बाघ, गाय, मनुष्य, तितली, तोता, मधुमक्खी, हिरन, भेड़िया और कौवा। लिस्ट किस तरह से बनानी है ये आपको देखना है। इस तरह से बनानी है आपको लिस्ट। एक तरफ ऐसे लिखना है शाकाहारी, फिर आपको मार्जिन देना है अपनी
नोटबुक में, फिर यहाँ पे लिखना है आपको मांसाहारी, और फिर ऐसे मार्जिन देना है अपनी कॉपी में, और आपका फिर से लिखना है यहाँ पे सर्वाहारी, और उसके बाद शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ऐसे लिखने के बाद आपको उस लिस्ट के नीचे वो जो ये वाले जो जंतु हैं आपके, ये वाले जो जंतु दिए हुए हैं, ये जो जंतु हैं इनको आपको क्लासिफाई करना है कि इनमें में से कौन से जंतु किस कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से आपको एक सारणी बनानी है, और सारणी बनाने के बाद उसमें आपको उन जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको, और आप इसको लिख करके ला पाएंगे। यदि नहीं लिख के ला पाएंगे तो कल मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगी बच्चों, जिससे आपका ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, हम लोगों का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का चल रहा था, जिसमें आपने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और कुछ जंतुओं के नाम लिखवाए थे बोर्ड पे, जिनमें आपको वर्गीकृत करना है। सारणी किस प्रकार से बनानी है, कैसे बनानी है, ये मैंने आपको समझा दिया है। आप अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाएंगे, ऊपर उसमें लिखेंगे हर्बीवोर्स या शाकाहारी, फिर एक मार्जिन देंगे, उसके बाद आप बीच में लिखेंगे मांसाहारी या कॉर्निवोर्स, फिर अगेन एक मार्जिन देंगे, और उसके बाद आप सबसे साइड में लिख देंगे सर्वाहारी यानी कि ऑमनिवोर्स। और उसके बाद जिन जंतुओं के नाम थे, उन जंतुओं को उनकी खाने की आदतों के आधार पे, यानी वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा देखते होंगे, पर चूंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको जो भी आपके दैनिक जीवन में घटनाएं हो रही हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, और कल भी मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, आप उससे आज जो मैंने आंसर कराया है उससे मैच कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्या बता सकते हैं, और मैं उसका समाधान कर दूंगी। बच्चों, कल की कक्षा में हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं वो मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। होमवर्क करके लाइएगा आप सभी, और आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें, ऐसी ही कामना है। आपका दिन शुभ हो।